हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। आई होप सो कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। सो आज की जो आपकी क्लास है, रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल जाएंगे इस ई बुक में। और रीजनिंग के साथ साथ आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड, या आप कॉमर्शियल मैथ्स उसे बोल सकते हो, करंट अफेयर्स, और इसके साथ साथ आपको जो कंप्यूटर है उसके भी टॉप नॉच 250 क्वेश्चन जो कि हमने हर एक जगह से आपको एनालाइज करते हुए आपको इस ई बुक में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। हर एक फील्ड को, हर एक टॉपिक को टच करने की कोशिश की है। और इसके साथ ही साथ आपको 2 मास्टर वीडियोस मिलेंगी। दोनों ही मास्टर वीडियोस 2-2 घंटे की हैं, मतलब 4 घंटे की आपकी जो है वीडियो आपको मिलेगी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही होगी। एक मास्टर बुक में, मास्टर क्लास में आप देख सकते हो कि मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स का जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन होगा एक्सप्लेनेशन के साथ। और दूसरे वाले में, जो दूसरी क्लास है, उसमें आपको जो रीजनिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने दिए हैं अपनी ई बुक में, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देर मत करिए, अभी भी आपके पास टाइम है, उस टाइम को कंज्यूम करिए और लिमिटेड टाइम में आपके पास एक बेहतरीन तैयारी हो सकती है उस ई बुक से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ये रहा। तो आप देख सकते हैं, इफ़ गूगली इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट देन गैम्बिट इज़ रिलेटेड टू। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखना है आपको कि जो आपका जीएस का पार्ट होता है, जीएस का पार्ट को भी यहाँ पे हम रीजनिंग के क्वेश्चंस में बना के एग्जामिनर दे सकता है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो आप देख सकते हैं कि जो गूगली है वो रिलेटेड है क्रिकेट से। सिमिलरली यहाँ पे जो गैम्बिट की बात करें, ये आपका रिलेटेड होता है चेस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ नेमली इज कोडेड एज 74, मैनेज इज कोडेड एज 45, हाउ मुशर विल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने नेमली को क्या लिखा है, नेमली को आप देख सकते हो 74 लिखा है, मैनेज को क्या लिखा है 45। तो मुशर को क्या लिखेंगे, इसमें देखिए प्लेस वैल्यू का खेल है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ प्लेस वैल्यू और +4 कर देना है। आंसर तो आपका डी बनेगा, लेकिन कैसे, तो वो आप देख सकते हो। सपोज़ यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, नेमली का, मुशर का भी आप वैसे ही करना, आपका आंसर जो है मिल जाएगा। जैसे कि एन का आपका जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है 14, ए की प्लेस वैल्यू 1, एम की प्लेस वैल्यू 13। ठीक है, यहाँ पे हमको सबको प्लस करना है। ई की प्लेस वैल्यू 5, इसको भी प्लस करेंगे। एल की प्लेस वैल्यू 12 एंड वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 25। ये तो हमारा जो वर्ड दिया है उसी की प्लेस वैल्यूज़ हैं, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है 4। ठीक है, 4, और ये 4 जैसे कि यहाँ पे हमने सबका प्लेस वैल्यू लिया और उसमें क्या ऐड कर दिया, 4 ऐड करोगे आप तो कितना बन जाएगा 74। सिमिलरली यहाँ पे हम मैनेज का भी एक एक करके निकालेंगे और फिर लास्ट में +4 भी कर देंगे। ठीक है, ये +4 वाला ही खेल है, तो अब आपका ये बनेगा 45। सिमिलरली यहाँ पे मुशर का अगर आप करोगे एक एक करके और फिर प्लस करोगे तो आपका क्या बनेगा 88। ठीक है, +4 करना है, याद रखना है आपको, सभी की प्लेस वैल्यूज लेकर +4 ऐड करना है। आगे बढ़ते हैं और सभी की जो प्लेस वैल्यूज़ हैं उनको भी ऐड करके ही आपको ओवरऑल लिखना है। इसमें से आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है। अब हो सकता है ऑड इवन का खेल हो, मतलब हो सकता है कि आपका 3 नंबर इवन दिए हों, एक ऑड दिया हो सकता है आपका 3 नंबर ऑड दिए हों, एक इवन दिया हो सकता है आपका कुछ दिया हो कि 3 की डिविजिबिलिटी, मतलब 3 नंबर ऐसे दिए हों जो आपके 3 से डिविजिबल हो, और हो सकता है आपका 3 नंबर ऐसे दिए हों जो आपका 4 से डिविजिबल हो। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बहरहाल इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या पैटर्न निकल के आता है परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। डेफिनेटली आपको बहुत ही ईजिली यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा हाइपर नहीं होना है, बहुत काम माइंडेड होकर सॉल्व करना है, डेफिनेटली आपको जो है सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम ये ए ऑप्शन की बात करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे हम 2116 का देखें तो ये 46 का स्क्वायर है ना। 1936 का देखें तो ये 44 का स्क्वायर है, और 2704 को देखें तो ये 52 का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब अगर हम 52 × 52 करेंगे तो ये आपका 2704 आ जाएगा, बट ऐसा कोई भी
नंबर नहीं है जिसको हम उसी के साथ इंटू करें तो हमें 1948 मिल जाए, इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि क्या है, ऑड है। ऑड वन आउट हमें निकालना था क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जो कि है 1948। नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो, उसमें भी आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है। मैंने आपको हर टाइप आपके सामने रखने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस टाइप से भी आ सकता है, आंसर तो आपको दिख ही रहा है कि सेलेक्ट ऑड वन आउट। आपके सामने ये जो है स्टडीज़ दी गई हैं, कार्डियोलॉजी यहाँ पे हार्ट की, डर्मेटोलॉजी यहाँ पे स्किन की, और माइकोलॉजी यहाँ पे आपका फंगी की, और ये जो नेफ्रोलॉजी है ये आपका ब्रेन की, किडनी की, सॉरी, नेफ्रॉन्स किडनी, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपके वो होते हैं ब्रेन में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ अगर मैंने गलत बता दिया यहाँ पे नेफ्रॉन्स और न्यूरॉन्स का, तो करेक्ट मी इन द कमेंट, ओके। कमेंट करके आप उसको सही ज़रूर करिएगा। मैंने क्या बोला, नेफ्रोलॉजी जो है वो किडनी की है और न्यूरोलॉजी जो है वो माइंड की है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कार्डियोलॉजी भी हम ह्यूमन बींग्स की कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजी भी हम कर सकते हैं, नेफ्रोलॉजी भी कर सकते हैं, लेकिन जो माइकोलॉजी है ये आपका ह्यूमन बींग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, एल्गी से रिलेटेड है, ठीक है, फंगी से सॉरी रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे माइकोलॉजी यहाँ पे आपका एक ऑड ऑप्शन यहाँ पे बनेगा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपके सामने ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ पे आपको पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा कि ये वाले में क्या पैटर्न यूज़ हुआ है, और वही पैटर्न इनमें से किस ऑप्शन में यूज़ हुआ है वही आपका आंसर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे 25 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 21, और इंटू 5 कर देंगे दैट विल गिव यू 105। ये कुछ कॉन्सेप्ट इसमें लिख लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, 52 माइनस 26 इंटू 5 करेंगे तो हमारा क्या 275 आएगा। अगर आएगा तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो दूसरा चेक करेंगे। 22 माइनस 12 10 आ जाएगा, 10 से इंटू करेंगे हम 5 को तो क्या 87 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेके इंटू 5 कर देना है। अब देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए आप 50 और 14 का यहाँ पे डिफरेंस लेंगे और फिर इंटू 5 करेंगे तो आप देख सकते हो 180 क्या आएगा, तो येस आएगा, आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट भी लग सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 93 को लिखा गया है 87। इसी सेम पैटर्न पे कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो इसके साथ फॉलोअप कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 93 मतलब 9 माइनस 3 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और फिर हम 93 में से अगर हम 6 माइनस कर देंगे दैट विल गिव यू 87। समझ रहे हैं आप क्या किया है, जो आगे वाले पहले वाले दो नंबर हैं उनका डिफरेंस ले लेना है, जितना आएगा फिर जो पूरा नंबर है उसमें से उस डिफरेंस को माइनस कर देना है, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे अगर हम ये वाला ऑप्शन देखें जैसे कि 49 है, आप देख सकते हो, तो 49 4 और 9 का कितना डिफरेंस है 5 का, और 49 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो क्या हमारा 53 बनेगा, नहीं बनेगा, प्लस करने पर भी 54 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए आप यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो सी वाला है 58, तो 5 माइनस 8 इनका डिफरेंस ले लेना है आपको, ठीक है। छोटा बड़ा इसमें कुछ नहीं देखना है, इसमें आपको जस्ट डिफरेंस ले लेना है। तो 5 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 का। अब क्या हम 58 में से, ये देखिए पूरा नंबर हमने लिया ना, 58 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो क्या 55 आएगा, तो यस आएगा। इसका मतलब हमारा सी जो है सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 4, सी इज इक्वल्स टू 9, डी इज इक्वल्स टू 16, देन वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा। अब ए इज इक्वल्स टू 1 ठीक है, प्लेस वैल्यू तो होती है, बट बी इज इक्वल्स टू 4 लिख दिया है जबकि प्लेस वैल्यू इसकी 2 होती है, सी इज इक्वल्स टू 9 लिख दिया है जबकि प्लेस वैल्यू इसकी 3 होती है, डी इज इक्वल्स टू 16 लिख दिया है जबकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 4 होती है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि बॉस इसका स्क्वायर करके जो इनकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू है उनका स्क्वायर करके लिखा गया है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, उसका स्क्वायर करके 16। सिमिलरली वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 25, उसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने पे आपका ऑप्शन नंबर सी 6 to 5 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको पता होगी बट कुछ को कन्फ्यूजन है जैसे, तो ना हो, 25 का स्क्वायर का मतलब है 25 इंटू 2, है ना, है ना, यही मतलब है ना।
बॉस ये मतलब नहीं है, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कुछ बच्चों को होता है कन्फ्यूजन कभी कभी, जिन्होंने यहाँ पे मैथ्स में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो ये जो आपका है 25 का स्क्वायर का मतलब है कि सेम नंबर को आप 2 बार 2 टाइम इंटू करोगे। अगर 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, इट डजेंट मीन कि आप 2 इंटू 3 करोगे। नो बॉस, दिस इज़ रॉन्ग। क्या करोगे आप? 2 इंटू 2 इंटू 2, सेम नंबर को आप 3 टाइम लिखोगे और इंटू करके तब लिखोगे कि 8 आंसर है, ठीक है। ऐसे आपका 6 आएगा, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, हड़बड़ी में आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, आंसर तो दिख गया है, बट इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है वो भी हम देखते हैं। देख सकते हैं आप कि ए को लिखा गया है बी, एन को लिखा गया है ओ, एम को लिखा गया है एन, ओ को लिखा गया है पी। नॉर्मल मतलब +1 हमने कर दिया है। तो बी के बाद क्या आता है? सी आता है, सी लिख देंगे। वाई के बाद क्या आता है? जेड आता है, जेड लिख देंगे। यू के बाद क्या आता है? वी आता है। और पी के बाद क्यू। तो सी जेड क्यू वी क्यू, सी जेड वी क्यू। देखिए ऑप्शन नंबर भी इस तरीके से आपका आंसर बनेगा, ठीक है। +1 करके हमको यहाँ पे चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपका सी तो सही है, बट किस तरीके से वो आपको कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पेंसिल को लिखा गया है CEILNP। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इसको रिवर्स करके लिख दिया गया हो? नो, अगर रिवर्स करके लिखा गया होता तो यहाँ पे ई आता, फिर यहाँ पे एन आता एल की जगह पे, है ना। तो रिवर्स करके तो नहीं लिखा गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें क्या है, आपका जो अल्फ़ाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, जिसके बाद पहले क्या आता है, देखिए आप इसमें जो आपके पास अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं, उसमें आप देखिए अल्फ़ाबेट्स जो हैं इसमें, उसमें सबसे पहले क्या आता है? सी आता है, तो सी हम पहले लिख देंगे। फिर क्या आता है? ई आता है, तो ई लिख दिया, ठीक है। फिर क्या आता है? आई आता है ना। जैसे आप पढ़ोगे ABCDEFGHI, तो उस तरीके से जो फॉलो अप कर रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आप बोल सकते हो। ओके, तो CIL, फिर N आ जाएगा, फिर P आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका बना हुआ है ये वाला, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट, हम सेम पैटर्न जो है नेक्स्ट हम कमल में लगाएंगे। तो कमल में अगर आप देखोगे, कमल में आपको देखने को मिल रहा है सबसे पहले क्या आता है? आपका ए आता है। अब जब ए 2 बार रिपीट है तो हम ए को आगे आगे ऐसे लिख देंगे। फिर क्या आता है उसके बाद में? तो JKLM, मतलब के पहले आता है तो के लिख देंगे, फिर एल आता है, फिर एम आता है, दैट्स इट। तो AAKLM आपका ऑप्शन सी इस तरीके से यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चंस देखने में मज़ा आ रही होगी, कॉन्सेप्ट्स पता लग रहे होंगे, और मज़ा आ रही है तो डेफिनेटली क्लास को लाइक ज़रूर करें, और फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले दिनों में भी आपको जो भी क्लासेस आएंगी तो उनका नोटिफिकेशन और क्लासेस साथ ही साथ आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं कि पपाया, पपाया अगर हम देखें तो ये रिलेटेड है विटामिन सी से, ठीक है। तो जो ब्लड कोगुलेशन है ये किस विटामिन से रिलेटेड है? नॉर्मली आपको बताना है, आप सभी को पता ही होगा। नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा, विटामिन के जो है, जो खून का थक्का जमता है ना, जिससे आपके चोट लग जाती है, सपोज़ कुछ छोटी सी चोट लग गई, छिल गया, और फिर उस जगह की खाल जो है वो हट जाती है ना, खाल हट जाती है, वहाँ पे जो है आपको रेड रेड दिखाई पड़ता है, वहाँ पे हल्की हल्की एक मेम्ब्रेन टाइप की बन जाती है। जो वो मेम्ब्रेन बनती है वो खून का थक्का हम बोलते हैं, और वो किस विटामिन की वजह से? तो वो विटामिन के की वजह से, ठीक है। विटामिन के की वजह से वो वहाँ पे खून का थक्का जम जाता है। जो लोग शुगर पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें इस विटामिन की कमी होती है। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन है वो उनका कम हो जाता है, और फिर उसके कारण क्या होता है कि जो विटामिन के की कमी के कारण जो उनका घाव होता है वो जल्दी भर नहीं पाता है। उनकी जो ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, जो मैंने बताया आपकी जो विटामिन के बनाती है, वो मेम्ब्रेन नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से वो घाव जल्दी हील नहीं हो पाता है और भर नहीं पाता है, और जिसकी वजह से उनको जो है लॉन्ग टाइम तक उस घाव से जूझना पड़ता है। इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो शुगर पेशेंट्स का जो ऑपरेशन वगैरह होता है वो जल्दी से नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी। बहरहाल क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। ई बुक के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी छोटी छोटी अपडेट्स आपको डालते रहते हैं। फैमिली में नए तो फैमिली को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाइए, उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है कि आगे आने वाले दिनों में जो भी क्लासेस हम आपके लिए लाएँ तो उसमें बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको दे सकें, जिससे क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिले, और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एक अनदर लेवल का हो, आप अच्छे से उसमें अपनी परफॉर्मेंस दे पाओ। पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर एक कंटेंट पढ़ाने की कोशिश करें और हर एक सब्जेक्ट आपको तैयार करवाने की कोशिश करें, जिससे आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें फ़र्क पड़े, आपको भी कॉन्फिडेंस मिले, और जब आप एग्ज़ाम दो
उस समय भी आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस तो मैंने पढ़ रखे हैं। तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए। और हर एक क्लास जो भी आपने करी है, जो भी पढ़ा है, उन सब का रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो लास्ट टाइम पे एंड मोमेंट पे क्या होगा कि आप जब अपना एग्ज़ाम देने जाओगे, आपके सामने क्वेश्चन होगा, ऑप्शंस होंगे, आपको आ रहा होगा, बट बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ रिवीजन आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो कन्फ्यूजन तभी दूर होगा जब आप रिवाइज करोगे। इसलिए मैं हर एक को एक बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, एक बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए वो बात। रिवीजन ज़रूर करिए जितनी बार हो पाए, ठीक है। ये मत सोचिए कि मैंने 4 बार तो देख लिया है, ये सोचिए कि आपको आया कितना उस क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार आप जैसे क्लास आपने देखी, उसके बाद आप दोबारा जब क्लास देखो ना तो टेस्ट करो कि मेरे आंसर बताने से पहले क्या आपका आंसर आ रहा है, और जो आंसर आ रहा है तो क्या वो सही आंसर आ रहा है। अगर जब आपका हर एक क्वेश्चन पे सही आंसर आने लगे तब आप समझ लीजिए कि आपका जो है प्रिपरेशन अच्छी से हो रही है। तब आप और ज़ोर लगाइए और उसको जो है छोड़िए मत, और रिवीजन करिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप फॉलो अप करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो उसका रिजल्ट है देखने को ज़रूर मिलेगा। आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस बनेगा, और फिर जब कॉन्फिडेंस बनेगा, जब आप अपने आप को तैयार करोगे, तो डेफिनेटली जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो अच्छा ज़रूर जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।